बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे एबीए की टेक्निक्स। तो इसमें पहली टेक्निक जो है वो डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो एक ही चीज जो है वो डिजायर्ड बिहेवियर को अचीव करने के लिए एक ही चीज रिपीटेडली जब की जाती है और उसे स्मॉल पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाता है, तो उससे जो चीज हम अचीव करते हैं वो डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग में आता है। बेसिकली जब हम लोग परफॉर्म कराया करते थे while I was working as a child psychologist, तो तब तब ऐसे डिफरेंट, जैसे छोटे बच्चों को काफी सारे वर्ड्स नहीं आ रहे होते थे। मतलब उन्हें जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स जब हम लोग करा रहे होते थे, फ्रूट सिखा रहे होते थे, तो अब सारे फ्रूट्स एक साथ तो नहीं हम लोग सिखा सकते थे। जैसे एप्पल और साथ कर लें, ऑरेंज कर लें, और साथ तीसरा बनाना कर लें, अगर तीन है तो इन्हें रिपीटेडली हम लोग कराते थे और इन्हें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर करके और घंटा घंटा दो दो घंटा एक बच्चे के साथ हम लोग लगे रहते थे इस तरह करने। तो उससे जो है वो हम लोग को अपना डिजायर्ड आउटकम आने स्टार्ट हो जाता। अब सेकंड पॉइंट है पिवटल रिस्पांस ट्रेनिंग। तो पिवटल रिस्पांस ट्रेनिंग जो है वो हम लोग पिवटल पिवटल स्किल्स को जो है वो अचीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पिवटल स्किल्स क्या क्या हैं? कि मोटिवेशन टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, एक बंदा दूसरे से जब बात कर रहा होता है तो उसका उसी तरह का जवाब आए, कि जिस जो क्वेश्चन किया उसी का आंसर आए। ये कम्युनिकेशन को आगे लेके चलना, इसको रेसिप्रोकल इंटरेक्शन कहते हैं। इनिशिएटिंग इंटरेक्शन विद अदर पीपल, मतलब हम लोग किसी भी कोई भी बात स्टार्ट करें, जब शुरू करें बात, कोई भी बात हमने करनी है तो हम जो इनिशिएट करते हैं कन्वर्सेशन, वो उस स्किल को डेवलप करना, या रिस्पॉन्डिंग टू इनिशिएशन फ्रॉम अदर्स, कि मतलब हम लोग अगर अगर किसी और ने अगर कोई बात की है तो उसका हम रिस्पॉन्ड उसके अकॉर्डिंगली करें। ये वाले स्किल्स डेवलप करने के लिए हम लोग ये पिवटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग करते हैं। फिर ये जो है ये नेचुरल सेटिंग्स में, ये वाली ट्रेनिंग, ये वाली जो एबीए की ये वाली टेक्निक है, ये नेचुरल सेटिंग्स में होती है। मतलब ज्यादातर प्ले बेस्ड ये वाली चीज हो रही होती है, ना कि क्लिनिकल सेटिंग्स में। इसकी एग्जांपल यही है, अभी मैंने आपको बताई थी कि वन एग्जांपल ऑफ पिवटल स्किल इज बीइंग एबल टू इनिशिएट कम्युनिकेशन विद अदर्स। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। डेवलपमेंटल अप्रोच। अब डेवलपमेंटल अप्रोच फोकसेस ऑन इम्प्रूव, पिछली पिछली वाली करें। Focuses on improving specific developmental skills such as language skills or physical skills, or a or a broader range of interconnected developmental abilities. अब इसमें पहली डेवलपमेंटल अप्रोच क्या, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो ऑटिज्म में यूज होती है वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये वाला काम कर रहे होते हैं, क्योंकि क्योंकि स्पीच डिलेज आ रहे होते हैं उन बच्चों में। स्पीच के जो है वो सबसे ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। अक्सर बच्चे जो है वो बच्चों में कोलेलिया, मतलब वर्ड्स को रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो आ रहे होते हैं ये फिर स्पीच एंड लैंग्वेज स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो है वो डील कर रहा होता है, कि उनकी वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। कुछ कुछ बच्चे जो है वो जो है वो बोल नहीं रहे होते, मतलब अपने टाइम पे जिस एज में जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी होती है, अपनी लैंग्वेज डेवलप जिसमें होनी चाहिए बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए, उस एज में उनकी डेवलप ही नहीं हो रही होती। अम, अ, तो कुछ कुछ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं बाय द यूज ऑफ साइंस, जेस्चर्स, पिक्चर्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस एक उन्होंने डिजाइन किया था, प्रोलॉको टू गो उसका नाम है। तो ये कुछ थेरेपिस्ट जो है वो यूज करते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंटल अप्रोच का, कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जहाँ स्पीच थेरेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है कि बच्चों को वो वाले स्किल्स डेवलप कराए जाते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब टीचिंग, ये जो स्पीच ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है, इसकी एक अलग से डिग्री होती है। ये ना तो स्पीच थेरेपिस्ट करा रहे होते हैं और ना ही जो है वो साइकोलॉजिस्ट करा रहे होते हैं। ये अलग से पढ़ के इसकी डिग्री होती है, और ये जो है ये स्किल सिखा रहे होते हैं, लाइक ड्रेसिंग, ईटिंग, बाथिंग, या फिर रिलेटिंग टू पीपल। इसके अलावा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है। ये अक्सर ये साइकोलॉजिस्ट भी कराते हैं, और ये जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट भी करा रहे होते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। इसमें जो है वो अक्सर रिस्ट्रिक्टिव या जो और या ओवरवेलमिंग जो है वो जो भी वो होते हैं सेंसरी इनपुट्स होते हैं, उन पे वर्कआउट किया जाता है। उनमें रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव किया जाता है। तो जैसे अगर बच्चों को जो है वो अक्सर औकात जो लाउड नॉइसेस से जिन्हें डिस्टर्बेंस होती है, उन्हें हेडफोन्स दिए जाते हैं ताकि वो उस तरह डिस्टर्ब ना हो। या फिर सेंसरी सेंसरी इश्यूज बाकी जो होते हैं, जैसे टच से जो है इश्यूज होते हैं, तो उन्हें उन्हें इस तरह के सेंसरी बॉल्स दिए जाते हैं जिनसे उनको जो है वो उनकी ये चीज इम्प्रूव होती है। उनकी जो सेंसरी इश्यूज जो है वो उनके जो है वो इम्प्रूव होते हैं, उसमें ये लोग आउटकम अच्छे आते हैं। फिर फिजिकल थेरेपी होती है। फिजिकल थेरेपी फिजिकल स्किल्स सिखाने में होते हैं। फाइन मोटर मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर्स। फाइन मोटर मूवमेंट्स क्या होती हैं कि जैसे हम लोगों ने हाथ में चमचा पकड़ना है या पेंसिल पकड़नी है, या फिर कुछ इस तरह का काम करना है जो आपने अपनी उंगलियों से कर रहे हैं, तो वो फाइन मोटर्स होते हैं। तो फाइन मोटर स्किल्स में जो वो फिजिकल थेरेपी जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो हेल्प करता है बच्चे को जो है वो ये स्किल सिखाने में। क्योंकि इन बच्चों के जो है वो इतनी इजीली डेवलप नहीं हुए होते, तो इनको इनको ये लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। या फिर लार्जर मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक एंड द बॉडी। अक्सर इन बच्चों में बैलेंसिंग का इशू होता है, तो इस वजह से इन्हें बैलेंस बोर्ड्स वगैरह इस तरह की चीजें इन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से ये अक्सर बच्चों को उठ के जैसे जमीन पे हम लोग बैठते हैं, तो जमीन पे बैठ के वापस उठने में इनको इश्यूज होते हैं, तो वो जो है वो इन चीजों को जो है वो रिजॉल्व करते हैं इन इश्यूज को। अब फिजिकल थेरेपी जो है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी देते हैं हमारे यहाँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। एजुकेशनल अप्रोचेस। अब एजुकेशनल अप्रोच होती है ये बेसिकली क्लासरूम सेटिंग्स में एजुकेशनल अप्रोचेस वाला करें। यस। ये क्लासरूम सेटिंग्स में जो है ये एजुकेशनल अप्रोच जो है ये अप्लाई की जाती है। बेसिकली वो जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं, ये ऑटिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर्स जिन्हें होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डिफरेंट होते हैं, उन पे ये अप्रोच जो है वो की जाती है। अब इसमें जो है वो एक अप्रोच जो है वो है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। टीच अप्रोच, इसे टीच अप्रोच कहते हैं। और इसके जो कंपोनेंट है जिसपे मेजरली जिन पे काम किया जाता है, एक इनमें जो है वो स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बनाई जाती है। अब स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट कैसे है कि जैसे एक रूम है जिसमें बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, उसमें एक कॉर्नर बनाया जाएगा जिसमें जिस कॉर्नर में कारपेट बिछा दिया जाएगा, या वैसे ही कोई कॉर्नर बनाया जाएगा कि इस कॉर्नर में बच्चे ने खेलना है, ये एक्टिविटी जो है ये इस कॉर्नर में करनी है। आपने अगर राइटिंग करनी है तो इस कॉर्नर में आपने राइटिंग करनी है। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर्ड सा इन्वायरमेंट बनाया जाता है यूजिंग विजुअल। अब विजुअल्स रखे जाते हैं। विजुअल्स किस तरह रखे जाते हैं कि जैसे आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी एक्टिविटी इनिशिएट करनी है, तो उसके लिए विजुअल चार्ट्स बनाए जाएंगे या कुछ इस तरह। तो विजुअल्स की हेल्प से जो है वो बच्चा जो है वो एक्टिविटी करेगा, वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे अगर आपने शार्प करनी है पेंसिल, ठीक है, तो विजुअल्स अगर लगाए होंगे तो क्या होगा कि आपने एक
एक में एक विजुअल होगा, एक चार्ट लगा होगा जिसमें होगा कि आपने पेंसिल पिक करनी है, फिर दूसरा होगा अपने शार्पनर होल्ड करना है दूसरे हाथ में, और फिर उसको जो है वो उसको जो ट्विस्ट करते हैं या जो भी कहते हैं उसे ट्विस्ट तो वो जो है वो करना है उसका तीसरे चार्ट में इस तरह होगा, तो बच्चे को हेल्प आउट होती है ये चीज करने से। फिर उसका जो चौथा होगा वो होगा कि अब ये जो इसका जो भी वो है गंद है वो आपने डस्टबिन में फेंकना है, वो उठाना है एक में, और फिर अगले वाले चार्ट में होगा कि आपने डस्टबिन में फेंकना है। फिर फिर क्रिएटिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, आईईपी गोल्स जो है वो डिजाइन होते हैं। अब हर एक बच्चे, क्योंकि जाहिर बात है नीड्स अलग 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 तरह की हैं, तो उनके गोल्स भी अलग अलग डिजाइन होंगे कि उन्हें जो है वो एजुकेशनल नीड्स उनकी किस तरह की हैं। फिर यूजिंग चाइल्ड स्ट्रेंथ, जारी बात है हर बच्चे की स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग है, तो हम लोग जब आईईपी गोल्स जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो उनके स्ट्रेंथ्स को जो है वो कंसिडर करते हैं। अब इस सब अप्रोच के लिए इस सब अप्रोच को फॉलो करने के लिए कंसिस्टेंसी और विजुअल लर्निंग जो है वो मेन रोल प्ले करती है। ये जो है इट प्रोवाइड्स टीचर्स with ways to adjust the classroom structure and improve academic and other outcomes। क्या है ये टीचर्स को हेल्प आउट करती है कि एकेडमिक आउटकम्स भी मिले और एकेडमिक आउटकम्स जो है वो इम्प्रूव हो, और जो है वो एक क्लासरूम स्ट्रक्चर भी बने ताकि वो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो है वो इजीली जो है उसमें एडजस्ट कर पाए। फिर ये एग्जांपल इसमें दी हुई है कि डेली डेली रूटीन्स कैन बी रिटन और ड्रॉन एंड प्लेस इन अ क्लियर साइट। जैसे डेली रूटीन जो है वो क्लियर साइट पे चार्ट्स बनाए जाएं या किसी भी तरीके से जो है वो डेली रूटीन्स जो है वो प्रॉपरली लिखी हों। बाउंड्रीज कैन बी सेट अराउंड द लर्निंग स्टेशंस। verbal instructions can be complemented with visual instructions or physical demonstrations. Next. Next slide. Yes, social relational approaches. सोशल रिलेशनल अप्रोच जो है वो हेल्प करती है सोशल स्किल्स को डेवलप करने में और इमोशनल बॉन्ड्स को डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में। तो जैसे ऑटिज्म वाले चिल्ड्रंस को जो है वो सोशल रिलेशनशिप जो है वो बनाने में थोड़ा सा मसला होता है। डिफरेंट होते हैं लेकिन बना लेते हैं ये लोग सोशल रिलेशन जो है वो, उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और पीयर मेंटोर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो है वो सबसे पहला है द डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल, डीआईआर इसे कहते हैं या फ्लोर टाइम भी कहते हैं। अब फ्लोर टाइम इसको क्यों कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसे उसे नीचे जमीन पर बिठा के ये मतलब जो भी उसके साथ जो भी काम कर रहा है, चाहे पेरेंट काम कर रहा है या थेरेपिस्ट काम कर रहा है या जो भी काम कर रहा है, वो उसको साथ जो है वो फ्लोर पर बिठा के उसके ग्राउंड लेवल पे बैठ के तो उसके साथ जो है ये एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। अब ये जो होता है ये फ्लोर टाइम जो होता है ये प्ले बेस्ड मॉडल होता है। प्ले बेस्ड मॉडल जो होता है लीड इसमें बच्चा करता है। मोस्ट ऑफ द थेरेपीज में थेरेपिस्ट जो है वो लीड कर रहा होता है, लेकिन इसमें जो है वो बच्चा लीड कर रहा होता है। बच्चा अपना आराम से बैठेगा। अक्सर औकात ऐसी होता है कि जो उसकी अप्रोच में जो खिलौने नहीं होते उसको ला के वो दिए जाते हैं। वो अपनी पसंद से सेलेक्ट करता है वो टॉय, कोई भी कार सेलेक्ट कर ली या जो भी। अ, अब अब जो है ये लीड कर रहा होता है बच्चा, और जो थेरेपिस्ट है वो साथ बैठ के उसको उसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन को डेवलप कराने के लिए, कम्युनिकेशन को एक्सपैंड करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज कर रहा होता है साइड बाय साइड, कि उसे ये फील ना हो कि मेरे साथ कुछ और किया जा रहा है, मुझे कुछ फोर्सफुली कराया जा रहा है। उसे ऐसे ही बच्चे को फील हो कि मैं जो हूँ मैं लीड कर रहा हूँ, मैं ही सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे ये सारे फॉलो कर रहे हैं, मेरे साथ ये खेल रहे हैं। ये प्ले बेस्ड होता है बेसिकली। फिर उसके उसके अलावा जो है ये चाइल्ड से लीड करता है, प्ले बेस्ड होता है। तो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या होती है? इसकी स्ट्रेंथ्स ये होती है कि सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इसको इम्प्रूव करता है। इमोशनल रेगुलेशंस, इमोशनल रेगुलेशन क्या होती है कि आप जो है वो जैसे रिजिलियंस को डेवलप करना, कि कोई भी परेशानी की सिचुएशन आई फौरन उस चीज से बाहर आ जाए, को लेके बैठे ना रहे। इंगेजमेंट या मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज करता है ये चीज।
फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को जो है वो इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथन करता है, सेल्फ अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज को भी ये इनहेंस करता है। फिर नेक्स्ट मॉडल आता है, नेक्स्ट मॉडल है रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन, आरडीआई मॉडल। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये पेरेंट लेड अप्रोच होती है, थेरेपी अप्रोच होती है। और इसमें जो है वो ये फोकस करता है पेरेंट चाइल्ड के बॉन्ड को। ठीक है, ये जो है ये डायनामिक इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए होता है। डायनामिक इंटेलिजेंस क्या होती है कि जैसे किसी भी चेंजिंग सिचुएशन को फौरन अडेप्ट कर ले बच्चा, मतलब उसके मुताबिक ढल जाए उस चेंजिंग सिचुएशन के मुताबिक। तो इस ये जो होता है ये आरडीआई मॉडल होता है। अब ये इसमें क्या होता है कि एवरीडे एक्टिविटीज जो होती है, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, उसमें थेराप्यूटिक टूल्स को यूज किया जाता है। और इसमें कंसल्टेंट भी सपोर्ट करता है। कंसल्टेंट कौन होता है, बेसिकली कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट हो, स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो सकता है, जो पेरेंट्स को जो है वो गाइड करे कि आपने ये एक्टिविटीज करानी है घर में, और जिसकी वजह से बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फिर नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट अप्रोच है सोशल रिलेशनल अप्रोच में, सोशल स्टोरीज। अब सोशल स्टोरीज क्या होती हैं कि ये सिंपल डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि सोशल सिचुएशंस में क्या एक्सपेक्ट किया जाए। तो इसमें क्या होती है कि बेसिकली बच्चे को सिखाया जाता है सोशल सिचुएशंस का। अब हम लोग मैं जब कराती थी, तो उसमें बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटी सोशल स्टोरीज में कराई जाती थी। जैसे शेयरिंग की एक्टिविटी होती है, मतलब ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें बच्चों को जो है वो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाता था कि कंसिडरिंग कंसिडरिंग के उनके टॉयज रख दिए सामने, या फिर एनिमल्स रख दिए। लाइक शेयरिंग इज केयरिंग का कॉन्सेप्ट अगर सिखाना है तो कि two tigers are playing together, and kind of that। तो एक शेयर कर रहा है, एक नहीं शेयर कर रहा, वाई शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो इस तरह बच्चों के लेवल पे लाके तो उसको जो है वो एज अ सोशल स्टोरी बना के तो वो एक्सप्लेन किया जाए। फिर इसके अलावा और भी चीजें, और भी सोशल स्टोरीज होती हैं। जैसे बच्चों को अक्सर ये सिखाया जाता है कि आपने झूठ नहीं बोलना। तो उस तरह बच्चों के लेवल पे लाके बच्चों के लेवल पे आके आप वो जो है वो एज अ प्ले जो है वो उन्हें समझाएं। फिर उसके अलावा अक्सर जो है वो डिफरेंट कि अपनी मामा की आपने या अपने पेरेंट्स की कमांड फॉलो करनी है, अक्सर बच्चे नहीं कर रहे होते फॉलो, तो फिर उस सिचुएशन में आके आपको सोशल स्टोरीज ऐसे बतानी पड़ती हैं कि आप फॉलो करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल स्किल्स ग्रुप। तो इसमें सोशल स्किल ग्रुप्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल विद एएसडी टू प्रैक्टिस सोशल स्किल्स इन स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। क्या है, ये सोशल स्किल को प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में। अब ये सोशल स्किल के ग्रुप होते हैं, सोशलाइजेशन के ग्रुप्स जो होते हैं, इसमें इसमें बच्चे जो है वो सीखते हैं। जैसे टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट है। अब टर्न टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अब एक कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, पहले एक एक बच्चे की टर्न आई, उसके बाद अगले की टर्न है, तो उसे अपनी टर्न का पता हो कि कि इसकी अभी मेरे बाद इसकी टर्न है और मेरी टर्न खत्म होगी तो दूसरे बच्चे की टर्न आएगी। ये स्किल सीखते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनमें ऑटिज्म की वजह से उनमें ये वाली चीज नहीं होती। फिर इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज कि किस तरह की जो है वो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो ये वाला स्किल जो है ये सीखते हैं। आई कांटेक्ट आई कांटेक्ट जो है वो अक्सर बच्चों में जो है नहीं होता, तो आई कांटेक्ट का जो है वो जो स्किल है ये उसमें सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस। अब ये बेसिकली मेडिसिन की बात हो रही है कि मेडिसिन जो है वो बेसिकली मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो ऑटिज्म को ट्रीट कर सके, क्योंकि ऑटिज्म की ट्रीटमेंट नहीं है, रिहेबिलिटेशन है।
लेकिन कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो को अकरिंग कंडीशंस यानी को मॉर्बिडिटीज जो होती हैं ऑटिज्म के साथ साथ जो होती हैं, जैसे काफी सारे जो इश्यूज डेवलप होते हैं, तो उनको जो है वो उनको डील करती है। अब एग्जाम्पल इसकी है, जैसे अगर अगर किसी बंदे को जो है वो ऑटिज्म के साथ साथ एपिलेप्सी भी है, उसकी कोमॉर्बिडिटी आ रही है ऑटिज्म के साथ साथ, तो वो फिर एपिलेप्टिक फिट्स जो होते हैं, जो सीजर्स आ रहे होते हैं उन्हें, तो वो जो है वो उसको डील करने के लिए यूज होती है। फिर हाई लेवल ऑफ एनर्जीज, ये अक्सर जो वो होते हैं ऑटिज्म के साथ होते हैं, तो वो हाइपर एक्टिव भी होते हैं वो बच्चे, तो उनकी हाइपर एक्टिविटीज या हाई एनर्जी लेवल जिसे कहते हैं उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। फोकस फोकस जो है वो काफी सारे बच्चों में जो है वो फोकस वो नहीं कर पा रहे होते एक चीज पे, तो उसको भी डील करने के लिए होती है। काफी सारे सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हेड बैंगिंग हो गया या हैंड बाइटिंग हो गया, या अक्सर बच्चे जो है वो अपने आप को भी मार रहे होते हैं ऑटिज्म के साथ जो होते हैं, तो ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स इनको कंट्रोल करने के लिए होती है। कोअकरिंग कंडीशंस मेडिकेशंस, बाकी भी कोअकरिंग कंडीशंस को डील कर रही होती है, जैसे एंजाइटी हो गया या डिप्रेशन हो गया, ये मेडिकेशंस इनकी अपनी होती हैं। सीजर्स को डील करने के लिए भी मेडिसिन यूज हो रही होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज जो होती है, ये ऑटिज्म के साथ अक्सर बहुत कॉमनली होते हैं, तो इनको भी स्टमक के इश्यूज को जो है वो डील करने के लिए होती है। स्लीप प्रॉब्लम्स यानी स्लीप एपनिया वगैरह जो होता है, वो अक्सर उनको डील करने के लिए जो है वो मेडिसिन यूज हो रही होती है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। अब साइकोलॉजिकल अप्रोचेस में जो है बहुत एक कॉमन सी जो है वो थेरेपी है जो मोस्टली साइकोलॉजिस्ट को आती होती है थेरेपी, सीबीटी है। सीबीटी में क्या, सीबीटी जो है ये ऑटिज्म वालों पे हम लोग यूज उस टाइम करते हैं जब उनके साथ कोमॉर्बिडिटी आ रही हो, एंजाइटी डिप्रेशन की, या बाकी मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ इसकी कोमॉर्बिडिटी आ रही हो, मतलब को अकरिंग कंडीशन हो। तो सीबीटी में क्या होता है कि सीबीटी में थिंकिंग पैटर्न्स को हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, इंसान की सोच को बदल रहे होते हैं एक तरह से। तो ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। ये मतलब ज्यादा छोटे बच्चों पे तो नहीं हो सकती, लेकिन वो बच्चे जैसे जो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे फोर्थ फिफ्थ ग्रेड के जो बच्चे होते हैं, उनको उन पे सीपीडी अप्लाई हो सकती है, और एडल्ट्स पे तो इजीली अप्लाई हो सकती है। तो ये फोकस करती है टू कनेक्ट थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। सीपीटी जो है वो थेरेपिस्ट बेसिकली देते हैं, साइकोलॉजिस्ट दे रहे होते हैं, और ये आपको हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई गोल्स एंड चेंज हाउ पर्सन थिंक्स अबाउट द सिचुएशन एंड चेंज हाउ टू रिएक्ट टू द सिचुएशन। बेसिकली सीबीटी में क्या होता है कि आप जो है वो इंसान की सोच बदल रहे होते हैं रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और उसका रिएक्शन जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। अब ये सारी जो जितनी भी अप्रोचेस यूज हुई हैं, जिसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट डील कर रहे होते हैं, कुछ स्पीच पैथोलॉजिस्ट डील कर रहे होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कुछ जो है वो फिजिकल थेरेपी भी दे रहे होते हैं, तो इन सब से हट के और कुछ साइकेट्रिस्ट बेसिकली वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करने में, साइकेट्रिस्ट या फिर दूसरे डॉक्टर्स। तो इनके अलावा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। कुछ लोग जो है वो कोई भी किसी भी जो है वो कैटेगरी में फिट इन नहीं हो रहे होते, तो मतलब वो किसी भी कुछ ट्रीटमेंट जब वो किसी भी कैटेगरी में फिट इन नहीं हो रही होती, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हम लोग कहते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल वे में जो हम लोग चीजें यूज कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हमारी होती हैं, मतलब घरेलू टोटके वगैरह या इस तरह की चीजें, ये कह सकते हैं ये वो वाली ट्रीटमेंट होती है। इसमें जो है वो हम स्पेशल डाइट्स भी देते हैं। अब कहते हैं कि जो ऑटिज्म जिन्हें होता है, तो अगर उन्हें आप शुगरी आइटम्स देते हैं,
चीनी वगैरह चीनी दें, या फिर जंक फूड देते हैं, या फिर मतलब जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, तो उनसे उनका जो है वो उनकी हाइपर एक्टिविटी या ऑटिज्म की जो बाकी सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट स्लो डाउन हो जाती है। तो उनके लिए फिर स्पेशल डाइट्स होती हैं, मतलब वो डाइट्स जिनमें शुगर ना हो, जैसे या शुगर ना हो, या फिर जूसेस वगैरह ना हो, या इस तरह की चीजें जो नेचुरल डाइट्स होती हैं वो हों। हर्बल सप्लीमेंट्स कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ कायरोप्रैक्टिक केयर जो है वो करते हैं, कुछ एनिमल थेरेपी यूज करते हैं, आर्ट थेरेपी, माइंडफुलनेस क्या, ये डीप ब्रीथिंग वगैरह होती है, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स डिफरेंट यूज करते हैं, ग्राउंडिंग वगैरह, ये सब चीजें। लेकिन इससे हट के हमें हमेशा जो है वो किसी भी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या स्पीच पैथोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाना चाहिए, कि हम लोगों की फॉर फॉर द बेटर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। केस स्टडी एंड डिस्कशन। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, केस स्टडी में मैं डिस्कस करूंगी सोफिया एंड सेंसरी सेंसिटिविटीज। बेसिकली सोफिया जो है वो 10 years ओल्ड गर्ल है जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, और उसको इंटेंस सेंसरी सेंसिटिविटीज है। सोफिया जो है वो ओवरवेलम हो जाती है लाउड नॉइसेस से, ब्राइट लाइट से, और जिसकी वजह से उसे मेल्ट डाउन होती है। मेल्ट डाउन क्या होता है कि वो ऐसे बिहेव इस तरह, रिएक्ट इस तरह करती है कि बहुत बुरा ऐसे रिएक्ट करेगी कि जब उसे जो है वो लाउड नॉइसेस का शिकार जब भी वो होती है, या फिर ब्राइट लाइट्स जब उसके सामने आती हैं, तो वो बहुत बुरा सा रिएक्ट करेगी ड्यूरिंग स्कूल असेंबलीज और रिसेस, मतलब स्कूल असेंबली के टाइम पे या ब्रेक के टाइम पे वो जो है वो इस तरह रिएक्ट करेगी। और और कुछ टेक्सचर्स, सर्टेन टेक्सचर इन क्लोथिंग और फूड, उनको भी वो अवॉइड करती है। अब इसके इंटरवेंशन क्या होगी? अब इसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन प्लान इसके लिए डिजाइन किया जाएगा। सेंसरी इंटीग्रेशन प्लान में क्या होगा? सबसे पहले सोफिया जो ये लाउड नॉइसेस से जो डिस्टर्ब होती थी, तो उसके लिए नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स यूज किए जाएंगे ड्यूरिंग असेंबलीज एंड रिसेस टू रिड्यूस ऑडिटरी ओवरलोड। जब जब ये बच्चे जो होते हैं जिनको ऑडिटरी ओवरलोड जब हो जाता है लाउड नॉइसेस वगैरह से, तो इनके लिए नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स यूज किए जाते हैं। तो सोफिया को भी यही इसके इसके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए इसकी जो रिहेबिलिटेशन के लिए ये चीज यूज करेंगे। फिर दूसरा, इसके द टीचर्स क्रिएटेड अ काम काम कॉर्नर इन द क्लासरूम विद सॉफ्ट लाइटनिंग, वेटेड ब्लैंकेट्स एंड सेंसरी टॉयज टू हेल्प हर सेल्फ रेगुलेट। अब जब इसे मेल्ट डाउन होता है, तो टीचर्स ने उसे क्या हेल्प किया कि काम कॉर्नर को ये कॉर्नर उसे दे दिया, जिसमें जो है वो लाइट इतनी ब्राइट लाइट ना हो। वेटेड ब्लैंकेट्स, अक्सर का जो है वो जब बच्चों को ऑटिज्म होता है तो वो उनकी जो भी हाइपर एक्टिविटीज होती है, जो इसको मेल्ट डाउन जिस तरह हो रहा था, इनकी जो हाइपर एक्टिविटी होती है, या इनके जो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हें वेटेड ब्लैंकेट्स कैसे होते हैं कि जो बेसिकली ब्लैंकेट होते हैं उसके अंदर जैसे मुख्तलिफ दाल वगैरह, या फिर डिफरेंट सीरियल जो है वो फिल करके उसको वेटेड बनाया जाता है। तो उसके अंदर इनको जो है वो उसके अंदर बच्चे को रोल किया जाता है, ताकि कुछ टाइम उन्हें कुछ टाइम जो है वो वेटेड ब्लैंकेट्स के अंदर रहें, तो ताकि उनके काम डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनको वो इश्यूज दोबारा फील नहीं होते, कुछ टाइम तक वो ठीक रहते हैं। फिर सेंसरी टॉयज, जैसे मैंने आपको बताया था सेंसरी बॉल्स। अब सेंसरी बॉल्स बेसिकली होते किस तरह के हैं कि ये बॉल ही होता है एक, लेकिन उसके ऊपर ऐसे रबर के ऐसे कांटेदार से ऐसे उसके ऊपर का टेक्सचर होता है। बच्चे जब उसे टच करते हैं तो उन्हें काफी वो कंफर्टेबल फील करते हैं जब उन्हें मेल्ट डाउन होता है। At home, her parents introduce new foods and clothing textures gradually, using positive reinforcement for every small step
शी टुक आउटसाइड हर कंफर्ट जोन। क्या है कि हर उसे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मिल रही थी कि हर चीज पे जो है वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट क्या होती है कि आप बच्चे को कोई गिफ्ट के तौर पे कोई चीज दे दें, या उसको जो है वो कुछ वेरी गुड कह दें, वेल डन कह दें, गुड जॉब कह दें, इस तरह की कोई बच्चे को जो है वो किसी भी काम करने के बाद अगर उसको ऐसे ऐसे प्रेज किया जाए तो बच्चा जो है वो करना इजीली स्टार्ट हो जाता है। तो नए फूड्स और नई क्लोथिंग्स उसके लिए जो है वो डिफिकल्टी थी। तो उसके लिए उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। फिर आउटकम इसका क्या हुआ? आफ्टर 2 months सोफिया बिकेम मोर कंफर्टेबल अटेंडिंग द assemblies with her headphones, and she began using the calm corner when feeling overwhelmed, uh, when reduced meltdowns which reduced meltdowns significantly at home. She also expanded her diet and started wearing new types of clothes. तो क्या हुआ कि जब वो पहले तो वो सर्टेन टेक्सचर से और फूड के टेक्सचर्स को या फिर क्लोथिंग को अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब जो है वो कंफर्टेबल भी उससे भी कंफर्टेबल होगी। हेडफोन्स की वजह से असम्बलीज भी उसे कोई इशू नहीं हुआ। फिर जो उसे काम कॉर्नर जो मिला था उसकी वजह से जो है वो उसके मेल्टडाउन्स भी रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए। तो ये चीज इससे जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट की, इसकी जो इंटरवेंशन प्लान है उसने इसके लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला। फिर एक और चीज है जो मैंने पहले नहीं बताई थी। जो फूड होते हैं, सर्टेन फूड के जो टेक्सचर्स होते हैं, अक्सर का जो है वो जो ऑटिज्म के साथ जो बच्चे होते हैं उन्हें सर्टेन टेक्सचर से जो है वो इशू होता है। जैसे अगर कोई भी चीज है, जैसे उसे मैश करके देंगे तो वो खा लेंगे, उन्हें कोई इशू नहीं है, वही सेम चीज है। लेकिन अगर वो जो है वो उसकी ओरिजिनल स्टेट में होगा, जैसे अगर एप्पल एप्पल अपनी ऐसे कट किया हुआ होगा तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन अगर मैश करके दे देंगे तो वो इजीली खा लेंगे। उन्हें उन्हें इश्यूज जो है वो टेक्सचर से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मेन पॉइंट्स की मैं समरी बताऊंगी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो उसमें यूनिक स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस होते हैं। उसमें इस पूरे में मैंने आपको स्टार्ट में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ऑटिज्म में जो है वो हर बच्चे में यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं और डिफरेंट चैलेंजेस सब फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रम होता है तो हर हर किसी को डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। की इंटरवेंशन हम लोगों ने कहा था कि एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है वो था। जो बिहेवियर थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो करा रहा होता है। विजुअल सपोर्ट जो है वो बहुत इनको हेल्प आउट करती है कि टू विजुअल सपोर्ट इन्हें बहुत हेल्प करती है टू गेट रिड ऑफ दो सिम्टम्स। और स्पीच थेरेपी जो है वो उन्हें हेल्प आउट करती है स्पीच डेवलपमेंट के लिए, स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। और विच कैन बी पर्सनलाइज टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स, के मतलब हर किसी को अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो ये सारी थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। टूल्स लाइक विजुअल स्केजुअल्स एंड पॉजिटिव री are effective in teaching skills and reducing challenging behaviors. पॉजिटिव reinforcement और विजुअल स्केजुअल्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं टू गेट रिड ऑफ दोज चैलेंजिंग बिहेवियर्स। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक्शनेबल टेक अवेज क्या है इसके? कि always prioritize the individual strength and adapt strategies accordingly। कि हमेशा जो है वो हम लोगों ने हमें जो है वो बच्चे की जो बच्चा या कोई भी एडल्ट है उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। ताकि उसकी स्ट्रेंथ पे अगर हम लोग काम करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग कंसिडर करके काम करेंगे तो रिजल्ट आउटकम्स जो है वो ज्यादा अच्छे आएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्लिनिक में या किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में अगर आप काम कर रहे हैं और वो घर में नहीं कर रहे तो उसके पॉजिटिव आउटकम्स नहीं आते। जब तक जो है वो सारे इन्वायरमेंट्स में हर तरह के इन्वायरमेंट में, होम, स्कूल में या थेरेपी सेशन जहाँ पे भी जहाँ जहाँ वो बच्चा जाता है,
वहाँ वहाँ वो सेम चीजें अगर प्रैक्टिस प्रैक्टिस होंगी तो ही पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं, विजुअल स्केजुअल या सोशल स्टोरीज टू मेक रूटीन्स प्रेडिक्टेबल एंड मैनेजेबल। हमें जो है ये वाले टूल्स हैं वो यूज करने चाहिए फॉर टू मेक द रूटीन्स प्रेडिक्टेबल एंड हर चीज को मैनेज करने के लिए। अब आपको किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और फर्दर अगर आप लोगों को ऑटिज्म के बारे में कुछ इंट्रो चाहिए या कोई भी गाइडलाइंस चाहिए या कुछ भी इस तरह का चाहिए, तो यू मे सी द रेफरेंसेस ऑन द पेज, यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट देम। एंड आगे हमारा जो है, थैंक यू सो मच मैम फॉर टुडेज वेबिनार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू। एंगेजिंग अस ऑन अ वेरी हेल्पफुल टॉपिक एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अब जिस तरह आप सबको पता है कि जिस तरह आगे हमारी एकेडमी की तरफ से अगला जो सेमिनार आ रहा है वो भी हमारी साइकोलॉजिस्ट सुनीला इश्तियाक का आ रहा है, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एबीए बिल्डिंग ब्रिजेस इन ऑटिज्म एंड इन न्यूरोलॉजी बिहाइंड बिहेवियर। ये हमारा जो वेबिनार अपकमिंग अपडेट्स हैं वेबिनार के बारे में। अगला जो हमारा वेबिनार है वो भी हमारी एकेडमी की डॉक्टर जो डाइटिशियन फरहाना अली है उनकी तरफ से है, और उसका टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड इट्स एमएनटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत कॉमन है आजकल की जनरेशन में एज वेल एज यूथ के अंदर। 23 को ये हमारा वेबिनार होगा अबाउट यूटीआई एंड इट्स एमएनटी। और आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर्स वगैरह पता लग रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे। यू मे कॉन्टेक्ट ऑल्सो कॉन्टेक्ट इन द ऑफिशियल ग्रुप। सेकेंडली हमारा जो अगला वेबिनार है 8 और 9 फरवरी को, वो हमारी डाइटिशियन जो कि हमारी एकेडमी का पार्ट है, एकेडमी डॉक्टर टीम का पार्ट है, वो डाइटिशियन तहरीम करीम कर पा रही हैं, वो भी है एमएनटी पर, जो कि इन्फेंट के आइडियल बॉडी वेट पर बेस करता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक पेड वर्कशॉप है। अगर आप लोग को 2 दिन की वर्कशॉप है, इफ यू वांट टू रजिस्टर यू मे कॉन्टेक्ट इन द ऑफिशियल ग्रुप। और जो अगला लास्ट बट नॉट द लीस्ट द पेड वर्कशॉप एट द एंड ऑफ फेब्रुअरी ऑन 28 हमारी होगी एमबीबीएस डॉक्टर जो हमारी डॉक्टर टीम का पार्ट है, डॉक्टर जैन एजाज, जो कि सीवीडी के बारे में, उसकी प्रिवेंशन और उसकी डायग्नोसिस के बारे में हमें बताएंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और उसकी हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। और फर्दर डिटेल्स के लिए आपको हमारी एकेडमी का सारा कॉन्टैक्ट इन्फो पता है। यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट इन द ऑफिशियल ग्रुप एज वेल एज ऑन द सोशल मीडिया पेजेस। Thank you so much everyone for today's time and today's engaging discussion. Thank you so much.